ठीक है, तो युद्ध अनिर्णित रहा। तो इसको देख लेते हैं कि हैदर ने अपनी कूटनीतिक निजाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। निजाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध हो गए थे, लेकिन हैदर अली ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। मराठों को धन देकर, निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर उसने अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। ठीक है, तो अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया और हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया और 69 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। किसकी शर्तों पर? हैदर अली की शर्तों पर। किसको हराया हैदर अली ने? तो अंग्रेजों को हराया। ठीक है, और उसने जो निजाम का और उसका जो ये था निजाम और मराठों और अंग्रेजों का जो त्रिगुट था उसको भंग कर दिया था। ठीक है, तो मद्रास की संधि कब हुई? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो ये संधियाँ याद रखनी है, संधियाँ पूछ लेते हैं। मद्रास की संधि कब हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, मंगलौर की संधि कब हुई। ठीक है, जैसे अभी हमने आंग्ल मराठा युद्ध की संधि देखी थी कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो सालबाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने की थी। डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की बेसिकली टीपू सुल्तान ने की थी, मतलब उसमें टीपू सुल्तान ज़्यादा रोल प्ले किया था, लेकिन हैदर अली भी थे उस समय, तो इसलिए डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की क्योंकि शासक वही थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? सर आयरकोट थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये। पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया था। ठीक है, 1781 में। देखिए पहला हुआ था पहला आंग्ल मैसूर हुआ 1766 से 69 में। ऑलमोस्ट 10-11 साल बाद 1781 में 1780 से 82 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकोट से हुआ, जिसमें पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। ठीक है, तो हैदर अली परास्त हो गए थे, मारे भी गए थे इसी युद्ध में। ठीक है, और लेकिन टीपू सुल्तान ने कमांड संभाली थी और ऐसा नहीं कि वो हारा नहीं था, वो जीत गया था। अनिर्णित युद्ध जो है अनिर्णित रहा था और संधि हुई थी दोनों की बराबर की शर्तों पर। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम को। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो टीपू सुल्तान था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किया था उसने ये। ऑलमोस्ट 10-10 साल का अंतर रहा आंग्ल मैसूर युद्ध में। जैसे 1766 से 69 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, फिर 1780-82 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, फिर 1790 के करीब जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और उसके बाद मैसूर जो साम्राज्य था वो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया था। देखिए टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था पोल्लीलुर में। ये 1780-82 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ हैदर अली भी लड़ रहा था और दूसरी तरफ मतलब टीपू सुल्तान लड़ रहा था अंग्रेजों से। तो जब हैदर अली लड़ रहा था तो पोर्टो नोवो के युद्ध में सर आयरकोट ने हराया था हैदर अली को, लेकिन वहीं पोल्लीलुर में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हरा दिया था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोल्लीलुर में हराया था और वहीं 1781 में हैदर अली को किस में हराया था? पोर्टो नोवो के युद्ध में सर आयरकोट ने।
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द्वितीयांगल मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों और निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पॉलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। ठीक है, द्वितीयांगल मैसूर युद्ध था। पहले अंग्रेजों ने मराठों निजाम को अपने साथ मतलब मिला लिया था, लेकिन हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इस बार मराठों निजाम के साथ पहले ही एक समझौता कर लिया था और फ्रांसीसी सहायता का भी वचन ले लिया था। ठीक है कि हैदर अली मारे गए थे द्वितीयांगल मैसूर युद्ध में, लेकिन और हार भी गए थे पोर्टोनोवा के युद्ध में, ठीक है, सर आयरकूट से। लेकिन टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को पॉलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की। तृतीयांगल मैसूर युद्ध के समय की थी ये संधि, क्योंकि द्वितीयांगल मैसूर युद्ध जो है वो अनिर्णीत रहा था, किसी को कुछ नहीं मिला था। ठीक है, तो तृतीयांगल मैसूर युद्ध फिर 10 साल बाद वही 90 से 92 में, जैसे कि मैंने पहले बताया 1766-69, फिर 80-82, 1780-82, फिर 1790-92 और चतुर्थ हुआ था 1799 में। तो तृतीयांगल मैसूर युद्ध 90 से 92 में हुआ और इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से बेसिकली इसमें टीपू सुल्तान हार गया था और टीपू सुल्तान को अपना बड़ा साम्राज्य जो है, मतलब आधा साम्राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को और उसके साथियों को देना पड़ा। साथियों यानी कि वही निज़ाम और मराठा, क्योंकि निज़ाम और मराठा तो क्षेत्र के लालच में ही आते थे, अंग्रेजों के साथ मिल जाते थे। ठीक है, तो उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े। ये तृतीयांगल मैसूर युद्ध और चतुर्थांगल मैसूर युद्ध में तो टीपू सुल्तान मारा ही गया और अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था, जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और साथियों को शक्तिशाली भी नहीं बनने दिया। अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया कॉर्नवालिस थे इस संधि में। और शत्रु की किसकी बात कर रहे हैं, तो मैसूर की, टीपू सुल्तान की। और साथियों को शक्तिशाली नहीं बनने दिया, यानी कि निजाम और मराठों को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अर्थात इनका कहना था कि हमने निज़ाम और मराठों को बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा दे के ही टरका दिया कि ठीक है तुम इतने में ही काम चलाओ। तो साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया और अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। कॉर्नवालिस ने टिप्पणी की थी तृतीयांगल मैसूर युद्ध के बाद। ये पूछ लेता है, ठीक है, तृतीयांगल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की जब संधि हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद ही ये श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी लेके गया था ये, ठीक है ना। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में ही था, मतलब उस समय राजधानी बना रखी थी, तो वहीं पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। पहले में हुई थी मद्रास की संधि, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1766-69 के बीच हुआ था। मद्रास की संधि क्यों हुई? मद्रास की इसलिए हुई क्योंकि कर्नाटक में मैसूर के आसपास का क्षेत्र था, उसके कब्जे में मैसूर के मतलब मैसूर का जो राज शासन था वो कर्नाटक मैसूर आसपास के क्षेत्र तक था, आसपास के क्षेत्र था, तो मद्रास तक पहुंच गए थे, ठीक है वो, और मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो फिर मद्रास की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बी आंसर होना चाहिए, वही है, ठीक है, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए। ये सारे मैसूर युद्ध दिए हुए हैं। पूछा है कौन एक सुमेलित है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, गलत। हैदर अली तो क्या हुआ था, विजयी हुआ था, मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत। हैदर अली मारा गया था पोर्टोनोवा के युद्ध में, अंग्रेजों से पराजित हुआ था, सर आयरकूट ने पराजित किया था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत। टीपू सुल्तान युद्ध हार गया था और क्योंकि निजाम और मराठे जो अंग्रेज़ों के साथ थे तो वो मतलब और उनकी शक्ति अधिक बड़ी हो गई थी, तो टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को दे दिया, गलत है। टीपू सुल्तान युद्ध हारा और अपना भूभाग आधा से ज़्यादा राज्य अंग्रेज़ों को दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के समय दिवंगत हुआ, यही सही है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे मैं बता चुकी हूँ काफ़ी सारी बातें, लेकिन फिर भी आप देखना चाहें तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768-69, 67-69,
अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था, ठीक है। 1769 को मद्रास की संधि हुई। द्वितीय एंग्लो मैसूरियो 1780-84। अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। ये वारेन गवर्नर भी याद रख लीजिए, पूछ लेता है कई बार। ये युद्ध 1784 की मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। मैंगलोर की संधि द्वारा, प्रथम मद्रास की संधि और फिर द्वितीय मैंगलोर की संधि। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790-92। इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। 1784-85 में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा था। 1787 में एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। 92 में श्रीरंगपट्टनम के द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ एंग्लो मैसूर 1799 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त पाई। टीपू के कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया, ठीक है। तो अंग्रेज जो गवर्नर थे वो भी याद रख लीजिएगा, जैसे कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय थे 1767-69 में वेरेलस्ट, ठीक है, और एक संधि थी मद्रास की। दूसरे में थे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, 1780-84 संधि थी मैंगलोर की। तृतीय में थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की। चतुर्थ में वेलेस्ली गवर्नर जनरल और संधि हुई, संधि कुछ नहीं हुई, वो तो वीरगति को प्राप्त कर लिया था और श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जो है अंग्रेजी सेना ने जीत लिया था, ठीक है। देखिए ये जो गवर्नर थे ये बेसिकली बंगाल, वैसे भी आपको याद होंगे ही, जैसे कि 1772 में ही ये आ गए थे, क्या कहते हैं आपके वारेन हेस्टिंग्स। तो 1772 से 85 तक समथिंग ये रहे, 85-86 तक, और वो ये स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू हुई थी इनके समय में। नहीं, शायद 1793 में हुई थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, तो कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स थे 1772 में और फिर कॉर्नवालिस थे 1790 के बाद 93 में। तो फिर यहाँ पे देखिए 1792 में, 90 से 92 में जब तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ तब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में, तो आपको याद होगा 1799 से 1800 के बीच जो है वो सहायक संधि लाए थे ये लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। बाकी किसने किसको हराया और क्या संधि थी ये याद रख लीजिएगा। जैसे पोर्टोनोवो के युद्ध में, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय पोर्टोनोवो के युद्ध में आयरकुट ने हैदर अली को हराया, और पोलीलूर के युद्ध में, उसी द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली, वो टीपू ने हेक्टर मुनरो को हराया था, ठीक है, या अंग्रेजों को हराया। तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो वो याद रखना होगा। बाकी गवर्नर जनरल अलग थे इनके समय में। तो संधियां हैं, देख लेते हैं। देखिए वही संधि पूछी गई है। इलाहाबाद की संधि तो हुई थी हमारी 1765 में, ये 16 अगस्त को हुई थी, 16 अगस्त 1765 को द्वितीय संधि, और एक 12 अगस्त 1765 को हुई थी, ठीक है। तो ये 1765 हुई। फिर आपकी मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, जब प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है, मद्रास की संधि। फिर मैंगलोर की संधि हुई थी 1782 या 84 में, 1784 में हुई थी, क्योंकि 84 में 1780 से 84 के बीच चला था द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। तो वो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तो मैंगलोर की संधि हुई। और फिर सालबाई की 1782 में, ठीक है। देख लेते हैं इसको। तो देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य 16 अगस्त 1765 को हुई। तो 2 इलाहाबाद की संधि हुई, मैं बता चुकी हूँ पहले ही। 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य और अंग्रेजों के, और 16 अगस्त 1765 में अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य, अवध के नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेजों के मध्य। मंगलोर की संधि देख चुके हैं हम द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में, देखिए 1780-84 में हुई। सालबाई की संधि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध था, 1775 से 82 में हुआ था, तो 82 में सालबाई की संधि हुई थी प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के समय।
ठीक है, 1785 से 82 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य मद्रास की संधि तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी 1767-69 में हैदर अली अंग्रेजों के बीच। ओके, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं याद रखना, नहीं तो संध्या भी याद रखनी है, गवर्नर जनरल भी याद रखनी है, डेट भी याद रखनी है। इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती रही हैं। ठीक है, तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, सरधना में था। ये इसकी डिटेल में मत जाइए, इसमें बहुत कुछ नहीं आता है, बस यही है अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में। ठीक है, पता नहीं बंगाल का कोई गवर्नर था और उसमें बेगम समरू के जो पति थे उसने उनकी कोई हेल्प की थी, यूरोपियन थे ये, बंगाल के किसी उसकी नायक की, सूबेदार की, तो उन्होंने इसको सरधना की जागीर दे दी थी। फिर वो तो गुजर गए, उनकी वाइफ बेगम समरू ने सरधना में चर्च का निर्माण कराया। यही है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसकी स्टोरी, और ज़्यादा स्टोरी में मत जाइए, बस याद रखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो अली मर्दान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। पहला है अली मर्दान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। सही नहीं है पूछा है ना? हाँ, सही नहीं है पूछा है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ठीक है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। ठीक है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो बेसिकली ये तो सही है। मैसूर में टीपू मतलब इसको हटा देते हैं, ये सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए धन दिया, ये ठीक है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, ये भी सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए, लाहौर में, क्योंकि लाहौर ही उनकी राजधानी थी, तो लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, सही है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व पद्धति आरंभ नहीं की थी, ए कथन इसमें मतलब ए इसमें आंसर होगा। सही नहीं है पूछा है ना, तो ये सही नहीं है। ठीक है। अली मर्दान ने नहीं की थी तो किसने की थी? बाकी सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हम देख चुके हैं। हम केवल ये देखेंगे कि अली मर्दान को नहीं है बल्कि मुर्शीद कुली खां को है। ठीक है। बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं, मुर्शीद कुली खान को है, जो कि मुगल द्वारा नियुक्त अंतिम क्या था? सूबेदार था। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में यानी 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं किया था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, ये भी गलत है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, ये सही है। तो 3 सही है इसमें, केवल 3। ओके। बाकी की बाकी ज़रूरत नहीं थी चीज़ें देखने की, इसलिए हमने उसको नहीं देखा है, लेकिन जो जो ज़रूरी था वो हम देख चुके हैं उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो ये हो चुका है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। गवर्नर जनरल और वायसराय देखेंगे। गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। ठीक। तो पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दूसरा कथन है कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में। ठीक है। तो ये तो गलत है। और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे।
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह लीजिए, वायसराय कहा जाने लगा था उस टाइम के बाद उन्हें 1833 के बाद से। तो ये प्रथम गवर्नर जनरल भी थे विलियम बेंटिंक भारत के, और प्रथम वायसराय भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो 2 सही है इसमें। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। भारत के पूछा है तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये विलियम बेंटिंक थे। अगर बंगाल के पूछेगा तो वारन हेस्टिंग्स से, इसीलिए इसमें मतलब ये दिया है, स्टार मार्क किया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम विलियम बेंटिंक थे, में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। भारत का गवर्नर नहीं बने थे, हालांकि वारन हेस्टिंग्स बंगाल के बने थे, लेकिन फिर भी अगर हम इन्हें क्रम से रखें तो पहले क्या होगा 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि, वारन हेस्टिंग्स का भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल 1772 में। क्लाइव का पुनः आगमन देख लेते हैं, ये बाकी 2, 3, 4 तो ठीक है, स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वारन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, वही ना मैंने बोला, बंगाल के गवर्नर थे 1772 में, इलाहाबाद की संधि 1765, क्लाइव का पुनरागमन 3 मई 1765 और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। डेट याद रख लीजिएगा, 22 अक्टूबर 1764। जैसे वो प्लासी का क्या था 23 जून 1757 और इसकी क्या थी 22 अक्टूबर 1764 बक्सर के युद्ध की। ठीक है, और फिर 3 मई 1765 को क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ, 3 मई 1765 को। और फिर अगस्त में हुआ इलाहाबाद की संधि और वारन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनाए गए 1772 में। ठीक है, तो पहले बक्सर का युद्ध, फिर क्लाइव का पुनः आगमन 3 मई, फिर इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 और फिर वारन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर जनरल बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है बताना है। ठीक है, तो जन प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। सही नहीं है बताना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। असैनिक और सैनिक सुधार तो कॉर्नवालिस ने किए थे। ठीक है, सी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। डी है, लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर, द्युति यानी वही वेबकत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो ये भी सही है और इसमें सही नहीं है सी। ठीक है, तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जन प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई और ऊपरी संरचना उस पर कॉर्नवालिस ने तैयार की। वारन हेस्टिंग्स ने जन प्रशासन की नींव रखी थी। इसने जो जिला अधिकारी थे उनको राजस्व की भी शक्ति दे दी थी और कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी दे दी थी। कर राजस्व शक्तियाँ थी, न्यायिक शक्तियाँ थी, पुलिस शक्तियाँ थी इसके पास में, जिला अधिकारी के पास में। लेकिन कॉर्नवालिस जो आए तो ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की और ये आईपीसी का निर्माण हुआ। क्या कहते हैं उसको, संहिताबद्ध किया गया, कानूनों को संहिताबद्ध किया गया और इसने जिलाधिकारी से बेसिकली पुलिस की और न्यायिक शक्तियों को ले लिया और उसके लिए अलग से पद बनाया और जिलाधिकारी के पास, जिला मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ओनली कर राजस्व की शक्ति को रहने दिया। ठीक है, तो जन प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग्स ने मजबूती से रखी थी और उसकी ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। सैनिक सुधार क्लाइव ने किए थे। ठीक है, बाकी ठीक है, ये देख लीजिए, क्लाइव के समय में सैनिक सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना और निजी व्यापार करना बंद कर दिया कि कंपनी ना तो उपहार लेगी कंपनी का कोई सदस्य और ना ही कंपनी के सदस्य निजी व्यापार करेंगे, और आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया कि जो भी व्यापार करेंगे कंपनी के सदस्य तो आंतरिक कर जरूर देंगे। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने किया कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। सैनिकों को जो दोहरा भत्ता मिलता था कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, केवल उन्हीं सैनिकों को मिलेगा जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। जन प्रशासन की मजबूती से नहीं वारन हेस्टिंग्स ने रखी, लेकिन ऊपरी संरचना में यह सुधार किया कॉर्नवालिस ने। तो कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिंक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों
और संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई थी। यानी कि जो निरंतर युद्ध जो चल रहे थे 1728 से 35 तक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और जो युद्ध चल रहे थे उनको छोड़ दिया गया था, और संयोजन जो मतलब भारत के जो अन्य क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाना, उसकी नीति को तिलांजलि दे दी गई थी। तो इसलिए भारत के इतिहास में अगर विलियम बेंटिंग का नाम लिया जाता है तो सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक तो लॉर्ड क्लाइव को कहेंगे, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध तो उसी ने जीता था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चैत सिंह ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चैत सिंह ने किया था। बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह द्वारा 1781 में किया गया। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। ठीक है, राजा चैत सिंह से डर कर भाग गए थे और वारन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये 1784 में हुई थी शायद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, और लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स उस समय में और विलियम जोन्स ने की थी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। हाँ, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो वारन हेस्टिंग्स से है। घेरे की नीति भी कहते हैं इसको। क्या थी ये नीति? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ एक घेरे की नीति से वारन हेस्टिंग्स और वेलेजली संबंधित थे। वेलेजली भी हैं। वारन हेस्टिंग्स ने मैसूर मराठों के साथ युद्ध और अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी करने की भावना से किया। मैसूर और मराठों के साथ जो युद्ध किया था वारन हेस्टिंग्स ने, वो अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने चारों और मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। तो यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। मुख्य भय किससे था? अफगानों और मराठों से। ठीक, और कुछ नहीं है इसमें। रिंग फेंस की नीति वही है, वेलेजली वारन हेस्टिंग्स, तो सी होगा। बंगाल में देश शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया? तो वारन हेस्टिंग्स ने। लाया कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, उसके अलावा और ज़रूरत नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव ने बस देश शासन की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में की थी, ये याद रखिए, और समाप्त किया था वारन हेस्टिंग्स ने। द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के। ठीक है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारन हेस्टिंग्स पर, लेकिन सज़ा नहीं हुई थी। इसकी सेवा को देखते हुए सज़ा माफ़ कर दी गई थी। किस लिए चलाया गया? अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्य के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, लेकिन सभी दोषों से मुक्त कर दिया था उसको। ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है। शिमला न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए, यानी कि एक तरफ दीवानी न्यायालय स्थापित किया गया, फौजदारी न्यायालय स्थापित किया गया, तो उनका श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। दीवानी फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए इस व्यवस्था को वारन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था। याद है ना, जन प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग्स ने रखी थी, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। कर शक्तियाँ किसको दी गई? जिला मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। न्याय प्रशासन के लिए अलग से अधिकारी की नियुक्ति की गई। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ये वह कॉर्नवालिस थे। तो भारत में सिविल सेवा लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। पर संविधाबद्ध सिविल सेवा लोक सेवा का सृजन बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए। कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी
नए नियम बनाए उसने। कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिससे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में वही कि उसने भाई दीवानी फौजदारी न्यायालय की स्थापना की और कानूनों का संहिताबद्ध किया कानूनों को, जिसको कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। तो उसी से आगे चलकर क्या हुआ, सिविल सेवा का रूप ले लिया उसने आगे। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। दरोगा था, बहुत बड़ी पोस्ट समझा जाता था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि। दरोगा के पास काफ़ी शक्तियाँ थी क्षेत्र में, और कंपनी बहादुर की शानो शौकत, कंपनी के अधीन काम करता था तो उसकी शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा को। 1793 में कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर, यानी कि पहले जमींदारों के पास हुआ करते थे ना पुलिस कर्तव्य, कर राजस्व संग्रह करने के भी थे, पुलिस कर्तव्य भी उनके पास थे। तो कॉर्नवालिस ने जमींदारों से उनके पुलिस कर्तव्य अलग कर दिए थे। जब उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ही न्यायिक क्षेत्र अधिकार छीन लिया था, तो पुलिस कर्तव्य जमींदारों से भी अलग कर दिए, और प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया कि भाई पुलिस कर्तव्य अब आपके पास नहीं होंगे, अब थाने स्थापित किए जाएंगे। तो जो थाने हम आज देखते हैं ना, वो कब हुई, कॉर्नवालिस के समय में। और दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा किसे कहते हैं, सब इंस्पेक्टर हुआ। तो दरोगा की नियुक्ति और पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी और पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। कब पुलिस शक्ति होती थी, उसकी न्यायिक व्यवस्था का अंग बना दिया गया दरोगा को, और थाना स्थापित किया। तो पहले जमींदारों के पास जो पुलिस शक्तियाँ थी वो वापस ले ली। ठीक है, अब उनके पास न्याय देने का अधिकार नहीं रह गया था, न्याय करने का। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र तो गाजीपुर में है। 1786 से 1793 तक रहे, और फिर 1805 से 5 अक्टूबर 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, 1786 से 1793 तक, और फिर 1805 में 2-3 महीने तक। ठीक है, भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में, यहीं पर कब्र है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना था, बिल्कुल था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना था, बिल्कुल था, क्योंकि 1799 की बात है, उस समय नेपोलियन जो है फ्रांस में बड़ा उत्पात मचाए हुए था। अधिक से अधिक क्षेत्र को उसने क्या कर लिया था, जीत की एक लहर चल रही थी नेपोलियन की, तो नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना भी था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना था। सहायक संधि के माध्यम से कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना नहीं था। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना था। ये सही है, सी गलत है इसमें। ठीक है, आय इनका उद्देश्य नहीं था, बाकी सारे उद्देश्य थे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, बहुत कुछ डिटेल है नहीं इसमें, और मतलब ज़रूरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1800 में किया था इसने, 1802 में, 1801-2 में, ये ना 1802 में अंग्रेजों को बसीन की संधि की इसने, और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षण स्वीकार कर ली, और संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 1802 में बसीन की संधि से सहायक संधि स्वीकार कर ली पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। बस इतना ही याद रखिए, 1802 में कौन सी संधि के माध्यम से, बसीन की संधि के माध्यम से। तो वही क्वेश्चन, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए, तो अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो बी आंसर होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। अवध का नवाब यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, देख लेते हैं इसके क्वेश्चन में क्या दिया है। अवध का नवाब,
ओके, प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी। एक्चुअली वैसे सहायक संधि आई 1799 में वेलीजिली द्वारा, लेकिन प्रथम सहायक संधि को अगर देखा जाए उसी स्वरूप में की गई थी 1765 में अवध के नवाब से, इसलिए वहाँ पर क्या है, अवध आंसर दिया हुआ है। ठीक है, वैसे तो हैदराबाद था उसका आंसर। अगर 1799 की बात की, जो वेलीजिली की सहायक संधि है उसको देखें तो हैदराबाद आंसर है, लेकिन अगर मतलब उसी स्वरूप में, अगर सहायक संधि के स्वरूप में किसी संधि की गई थी तो वो 1765 में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। यदि प्रश्न में वेलीजिली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो हैदराबाद आंसर होगा। वही मैं कहूँ कि मुझे कंफ्यूज मैं इसीलिए हो गई क्योंकि वेलीजिली की सहायक संधि को स्वीकार किया था प्रथम हैदराबाद ने, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए तो फिर वो अवध से की गई थी। ठीक है, ये आप भी याद रखिएगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को। सहायक संधि किसके काल में आई, तो लॉर्ड वेलीजिली, ये कोई मतलब बड़ी नहीं है। सहायक संधि स्वीकार नहीं, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद के निज़ाम ने की थी, इंदौर के होलकर राज्य ने की थी, जोधपुर के राजपूत राज्य ने की थी, मैसूर के शासक सभी ने की थी, तो इसलिए आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। अब सहायक संधि को स्वीकार करने वाले 1798 से 1805 में लॉर्ड वेलीजिली रहे, तो वही सहायक संधि लेकर आए थे। तो राज्य देख लीजिए किसने किया, 1700 में सबसे पहले हैदराबाद ने किया 1798 से 1800 में। ठीक है, और फिर उसके बाद मैसूर ने किया 1799 में कि टीपू सुल्तान मारे गए थे। फिर तंजौर ने किया, तो हैदराबाद के साउथ में मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध 1801 में। देखिए यहाँ अगर वेलीजिली की संधि की बात आए तो 1801 है अवध ने की थी। ठीक है, और फिर पेशवा 1802 में जो बसीन की संधि के माध्यम से हुआ था। फिर बरार के भोंसले ने की, सिंधिया ने की। ठीक है, 1804 इंदौर के होलकर ने की, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर सभी ने सहायक संधि 1818 में जोधपुर ने, जयपुर ने, मच्छेरी ने, बूंदी ने और भरतपुर ने। शुरू के 3-4 क्रम याद रखिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, ये पूछ लेता है, क्रम से लगाने को ही पूछ लेता है। सबसे पहले हैदराबाद 1798 1800, फिर मैसूर, फिर तंजौर और फिर उसके बाद अवध। ठीक है, फिर पेशवा, कम से कम 5 याद रखिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी सहायक कौन थे, तो वो तो हैदराबाद के निजाम हैं, कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन। देखिए मैंने बोला था ना क्रम पूछ लेते हैं, तो देखिए लॉर्ड वेलीजिली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गई संधियों का सही कालानुक्रम फूट से पता कीजिए। तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध है और फिर सिंधिया है। ठीक है, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, अवध 1801 और फिर सिंधिया। ये आप लगा देंगे फटाफट से, इसको हम कई बार कर चुके हैं। जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनको हम नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। सीधा आंसर देख लीजिए, बाकी की ज़रूरत क्या है। जैसे पूछे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। सहायक संधि 1863, बिल्कुल नहीं। सहायक संधि कब आई थी, सहायक संधि कब आई थी, 1798 में। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद से 1798 में ही हुई थी पहली, तो 1798 में आई, तो यही सुमेलित नहीं है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 और ब्रिटिश नागरिकों कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813। ठीक है, क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो गवर्नर जनरल में से किसी एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, तो वेलीजिली थे। 1800 समथिंग में, 1798, 99, 97, इन सब में 97, 98, 99 इनमें नेपोलियन एक से एक के बाद एक क्षेत्र को जीत रहा था फ्रांस में, सॉरी यूरोप में। ठीक है ना, फ्रांस का तो था ही ये, तो यूरोप में तो वेलीजिली ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। ठीक है, अंगल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। अंगल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1814 से 16 के मध्य, और सुगोलू की संधि हुई थी। ठीक है, इनके मध्य अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था।
1813 से 23 में था इनका लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल, आंग्ल नेपाल युद्ध। और 1815 की सुगौली की संधि हुई। ठीक, ये सुगौली की संधि तो 1815, ठीक है ना। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय था, बिल्कुल सही। लॉर्ड हेस्टिंग आंगन नेपाल के युद्ध के समय था, बिल्कुल सही। सुगौली की संधि हुई थी 1815 में। लॉर्ड वेलेजिली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थे, बिल्कुल सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? पहले हुआ था 1775 से 82 में, ठीक है। तो उस समय लॉर्ड कौन पैर था। और द्वितीय कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 में हुआ था ना, बसीन की संधि के समय में। तो तृतीय आंग्ल मराठा उस समय कौन थे? उस समय वेलेजली थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो नहीं थे। तो ठीक है, तो आंसर डी होगा। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा, यार कंफ्यूज पता नहीं मैं कैसे हो गई, इतने सारे युद्ध हैं। हाँ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817-18 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82 में। द्वितीय हुआ था 1802 में, वो बसीन की संधि के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 के समय, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, अभी हमने देखा ना 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। 13 से 23 ही था ना, 13 से 23, 10 साल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। उसी में 1814-16 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और सुगौली की संधि 1815 में, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817-18 में, ओके। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही फिर क्या हुआ? मराठों की शक्ति छीन हो गई थी उसके बाद। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो विकल्प डी सही नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर सत्रों ने, तो हम जानते हैं, बाकी सारी चीज़ें जानते हैं। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से 1817 और 18 में, ठीक है। सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? जब ये मद्रास के गवर्नर रहे तो इन्होंने मद्रास में, टॉमस मुनरो जो मद्रास के गवर्नर रहे तो मद्रास में इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। टॉमस मुनरो और रीड ने भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो 1820 से 27 होना चाहिए ये आंसर है 1820 से 27, ठीक है। तो 20 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे और दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली की रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्होंने लागू की थी। और इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम इन्होंने तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया इसको। फिर उसके बाद इन्होंने मद्रास में, बम्बई के कुछ हिस्सों में, असम में और कुर्ग में यानी कर्नाटक के कुछ भाग में लागू की थी, ठीक है। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन के आधार पर देखो 1799 में तो मतलब मैसूर राज्य का पतन हो चुका था, ठीक है। वेलेजली थे उस समय। अभी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लिया था मैसूर राज्य के प्रशासन को कुशासन के आधार पर। इसको देख लेते हैं। हालांकि ये बेचारे इन द सेंस कि ये सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, ठीक है। 1828 से 1835 तक रही है भारत में, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। तो विलियम बेंटिंग ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन और अव्यवस्था थी। तो ये रीज़न जो था जेन्युइन था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का रीज़न नहीं था इनके पास। ये जेन्युइन रीज़न था कि वहाँ बहुत अधिक कुशासन और अव्यवस्था थी। बाकी इन्होंने कोई ज़्यादा विस्तार नहीं किया, ठीक है। कोई विस्तार नहीं किया ब्रिटिश साम्राज्य का इन्होंने। ये इनके सामाजिक सुधारों पर बल था, जैसे कि सती प्रथा की समाप्ति करना, ठीक है, इस तरह से ठगी का अंत, ये सारी जो व्यवस्थाएं आई ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में आई। तो मैसूर और 1831 में मैसूर को इन्होंने मिला लिया अंग्रेजी साम्राज्य में। 1834 में कुर्ग और कछार की रियासतों को, जो कर्नाटक में थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? पहला हुआ था 67 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92। 90-92 में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे,
गवर्नर जनरल। तो वैसे भी अगर आप डेट भी याद रखते हैं तो भी आपको गवर्नर जनरल ईजिली याद आ जाएंगे, क्योंकि वो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कैप्टन स्लीमैन। इतना याद रखना काफ़ी है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में, बी आंसर। अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो थोड़ी देख लीजिए जहाँ से ज़रूरी है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठीक है। तो ठगों का उन्मूलन कब हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। किसने किया था? वैसे कौन था, मतलब बंगाल का, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाई। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। नियम कभी कभी पूछ लेता है, तो किस नियम के तहत? तो 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। 1829 के नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है। सती को गैर कानूनी, तो विलियम बेंटिक, ये तो हो चुका। सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की? तो 1829 के नियम थे 17, 1829 में समाप्त की। तो 1829 डेट याद रखिएगा। किस वर्ष बंगाल, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई? तो 1789 में। 1789 में बंगाल घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1789 हुआ ना, 1789, 79, एक्चुअली 89 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है मुझे, आप समझ लीजिएगा 1789। ओके। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ? तो ये तो पता ही है, कुप्रशासन का आरोप लगाया था। ठीक है। एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है, जिसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है वही मैं करूँगी। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय हुआ 1850 में। झारखंड पीसीएस का है, बहुत याद भी नहीं रखेंगे तो काम चल जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय तो 1856 में हुआ, ये तो सभी को पता है। ठीक है। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, कालानुक्रम लगाइए। तो सबसे पहले विलय का सिद्धांत, जो वेबगत का जो सिद्धांत आया था, लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। तो सबसे पहले सतारा को विलय किया था। ठीक है। सबसे पहले सतारा, फिर उसके बाद सतारा ही मुझे याद है, एक ही याद है, तो बाकी देख लेते हैं। सी इसमें 1 3 4 2, 1 3 4 2, पहले सतारा, फिर बघात, फिर उदयपुर, फिर लास्ट में झांसी। ठीक है। सतारा, बघात, उदयपुर, झांसी। सबसे पहले सतारा, फिर बघात, फिर उदयपुर, फिर झांसी। एक 3 4 2, सबसे पहले सतारा, फिर बघात, फिर उदयपुर और फिर झांसी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो 1849 में सतारा का विलय, 1848 से 56 तक थे ये लॉर्ड डलहौजी, और तो 1849 में सतारा का विलय सबसे पहले। 1848 में पंजाब का विलय, एक्चुअली 1849 में ही पंजाब का विलय हुआ था, तो ये गलत है। 1856 में अवध का विलय, ठीक है, और 1855 में झांसी का विलय। तो 1856 में अवध का विलय हुआ था, ये सही है। तो सी आंसर इसमें सही है। इन सब की डेट देख लेते हैं अगर दिख जाए तो कहीं पे। यहाँ पर दी हुई है। 1848 में आए थे। 1848 में आते ही लॉर्ड डलहौजी ने वेबगत का सिद्धांत लेके आए और सतारा का विलय कर लिया। ठीक है। फिर जैतपुर का और संबलपुर का 1849 में, फिर बघात का 1850 में, फिर उदयपुर का 1852 में, फिर झांसी 1854, फिर नागपुर, फिर करौली, ठीक है। 56 में तो अवध था ही। तो शुरू की 4-5 तो याद रखिए, क्योंकि क्रम पूछ लेता है। 1848 में देखिए, पहले सबसे पहले सितारे को ही मिलाएगा। जो सितारा यानी कि जो सबसे ज़्यादा चमकदार होगा, जो तारा होगा, उसी को सबसे पहले मिलाएगा, अपने पास लाएगा। तो सतारा,
फिर जैतपुर और संभलपुर, ये संभल भी नहीं पाए कि इन्हें जीत लिया गया, तो जैतपुर और संभलपुर 1849। फिर बघात, बघात पर आघात लगा, और फिर उदयपुर। तो सतारा, सबसे पहले सितारा ले लिया, फिर उसके बाद जैतपुर और संभलपुर वो संभल भी नहीं पाए और उन्हें जीत लिया गया, जैतपुर और संभलपुर। बघात पर आघात लगा, फिर बघात, ठीक है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात और उदयपुर। एटलीस्ट 3-4 याद रखिए, ठीक है, तो उससे बाकी काम हो जाता है, ठीक है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की? ये तो अपने डलहौजी थे, मतलब अपने नहीं, लेकिन क्या करें, फिलहाल तो थे तो ये अंग्रेजों के ही। तो नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? तो अवध के शासक को हटा दिया गया था, ये तो पता ही है। इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं फटाफट से निकाल रही हूँ, क्योंकि देखिए फिर से पूछ लिया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले सतारा, ठीक है, फिर जैतपुर, संभलपुर, वो संभल भी नहीं पाए, उन्हें मिला लिया गया, तो संभलपुर, और फिर झांसी। तो 3-2-1, 3-2-1 किसमें? सी में। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार तो सतारा हुआ। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे। लॉर्ड डलहौजी का नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे। 1848 में लॉर्ड डलहौजी से अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल के भारत आए और उनका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड हॉर्डिंग्स के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तो ये एलनबरो के समय हुआ था 1843 वगैरह में। सिंध का विजय हुआ एलनबरो के समय, और ऑकलैंड के समय अफगानिस्तान की विजय हुई थी, ठीक है। एलनबरो के समय सिंध विजय। एक्सप्लेनेशन कहीं दी होगी तो वो देख लेते हैं। लॉर्ड एलनबरो की काल 1842 से 44, 2 ही साल रहे, और 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक परिणाम था। सिंध पर ब्रिटिश कब्जा 1843, बता दिया मैंने। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने, इन्होंने सिक्किम को भी नहीं छोड़ा, सिक्किम का भी भारत में विलय कर लिया। हालांकि आपके लिए तो, आज के भारत के लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, भारत में मिला लिया गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आरोप तो लगाना था, तो ये आरोप लगाया कि 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो इसलिए सिक्किम के कुछ क्षेत्र दार्जिलिंग को मिला लिया गया। आज के समय दार्जिलिंग कहाँ है? सिक्किम में कि पश्चिम बंगाल में? कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा, किसी को पता हो तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम थे, ये तो ब्रिटिश रेजिडेंट अवध में। तो 1854 में स्लीमैन के स्थान पर, स्लीमैन वही था जिसने ठगी का अंत किया था, ठीक है, ठगों का बेसिकली। तो स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। इसी ने बताया था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित और जनता की व्यवस्था बहुत शोचनीय है। इसी की रिपोर्ट के आधार पर, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ये आउटलाइन किया गया कि अवध का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था। ये वही हेनरी लॉरेंस है जिसे 1849 में पंजाब को जीतकर जो समिति बनी थी पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की, उसमें उसका अध्यक्ष थे ये 3 सदस्यों की समिति में हेनरी लॉरेंस। तो ये ब्रिटिश रेजिडेंट थे लखनऊ में 1857 के समय, जो विद्रोहियों के हाथों मारे गए। भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश के समय बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के 1853 में मुंबई से ठाणे। और सर्वाधिक अगर विस्तार पूछा जाए रेलवे का किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो वो कर्जन थे। 10,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी थी कर्जन के काल में 1905 में, ठीक है। भारत में प्रथम रेल बम्बई और ठाणे, ये हो चुका है।
1853 में पहली रेलवे लाइन। एक्चुअली किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी वो, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। जो क्वेश्चन इजी हैं या फटाफट से किए जा सकते हैं वो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो आपका भी मेरा भी। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो देखिए भाई वो तो डफरिन के समय हुआ। डफरिन के समय में यानी कि ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार डफरिन के समय हुआ। डफरिन के समय में जो ये था ना, मतलब आक्रमणीयता की नीति वो छोड़ दी गई थी। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। तो 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे और 1885 में तो आपको याद होगा कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन ही थे उस समय। तो ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के समय में बर्मा को भी 1886 में ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 में। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे तो लॉर्ड डलहौजी थे। उससे पहले सार्वजनिक विभाग नहीं था कोई, और तो इन्होंने सार्वजनिक विभाग की स्थापना की थी जो कि सार्वजनिक निर्माण का कार्य देखता था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? तो 1856 में था। तो 1856 में कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? अच्छा, क्रियान्वित हुआ, अधिनियम आया तो 1856 में था लेकिन क्रियान्वित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के स्वरूप लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 के समय 1856 से आ गए थे लॉर्ड कैनिंग, तो 1856 से 62 के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियमित हुआ और इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, लेकिन क्रियान्वित हुआ कैनिंग के समय। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया तो लॉर्ड कैनिंग थे वो, 1 नवंबर 1858 में। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश भारत का जो शासन है ब्रिटिश संसद ने अपने हाथों में ले लिया था और भारत में वायसराय चुने जाने लगे थे और भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग बना। क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं, अपने पुत्र के स्थान पर किसी दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 के साम्राज्य की घोषणा ने, जो 1 नवंबर 1858 में कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1877 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और उसी में इन्हें भारत के साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। राजसी उपाधि अधिनियम एक्ट, मतलब राजसी उपाधि रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1877 में एक दिल्ली दरबार लगा और उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7th को 1903 में और जॉर्ज 5th को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो कौन थे? सर लॉर्ड एलनबरो थे, दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये वही एलनबरो थे जिसके काल में सिंध का विलय किया गया था। देख लीजिए, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। 2 साल तक रहे, 2 में एक बार इन्होंने सिंध का विलय किया और दूसरा इन्होंने दास प्रथा का अंत किया।
इसमें से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त 1793 बिल्कुल सही। वेलेजली सहायक संधि 1799 बिल्कुल सही। लॉर्ड डलहौजी वेबकत का सिद्धांत सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, उच्चतम निष्क्रियता लॉर्ड कैनिंग की नहीं है, उच्चतम निष्क्रियता जो है जॉन लॉरेंस की है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमण्यता की नीति जॉन लॉरेंस की है। जॉन लॉरेंस की चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या उच्चतम निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति जॉन लॉरेंस की है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो चीज़ें जो चीज़ें इजीली हो रही हैं वो नहीं करेंगे हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही 1793। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि 1799 सही। 98-99 लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1717-18 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम हुआ था 1785 से 82, द्वितीय हुआ 1802 बसीन की संधि के बाद, और तृतीय 1718 में। बाकी सही है सब। ठीक है, तो ये सही होगा, इसमें सुमेलित यही नहीं है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स सी। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो जब लास्ट में युद्ध हुआ तो 1718 में हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तभी पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1717-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मैटकॉफ थे। ठीक है, ये सब आप कर लेंगे मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तो स्थायी बंदोबस्त ठीक है। लॉर्ड सहायक संधि प्रणाली ठीक है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध के समय कौन थे? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था किसके समय में? 1823 से 13 से 23 तक। कौन था? याद कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए फटाफट से, याद होना चाहिए, कई बार बताया। 1815 में सुगौली की संधि हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है, ये तो थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। कमेंट के माध्यम से बताइएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वैसे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण नहीं, एलनबरो ने सिंध का किया था। डलहौजी सिंध का नहीं, डलहौजी ने अवध का किया था। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मराठा आंग्ल मैसूर युद्ध, हाँ 1799 में वेलेजली किस काल में हुआ था? सही है। और जॉन शोर के काल में नहीं हुआ था, तृतीय आंग्ल लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। वैसे ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ईजली। अच्छा, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, और रिपन के काल में नियमित हुई थी 1872 में मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई, लेकिन रिपन के काल में नियमित हुई 1881 में। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनगणना कराई? तो लॉर्ड मेयो थे। ये 1872 में नियमित हुई रिपन के समय में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब एक भ्रमण पर एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो थे, ये इनकी हत्या कर दी गई थी। किस वायसराय की हत्या उनके काल में हुई? तो मेयो की। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर था लिटन। ठीक है, 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमण्यता की नीति जो जॉन लॉरेंस की थी वो समाप्त करके अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 में। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 साल बाद, प्रथम 40-42 में हुआ था, 39-40 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय में। तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई? तो ये थे लॉर्ड लिटन। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो ये इसमें लॉर्ड कर्जन होने चाहिए, लॉर्ड कर्जन है। देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन रहे 1899 से 1905, 7 वर्ष। ठीक है, लॉर्ड डफरिन रहे 1884 से 1888, 4 वर्ष। 84 से 88, 4 वर्ष। लॉर्ड हार्डिंग ने 1910 से 1916, 6 वर्ष। लॉर्ड मेयर 1969 से 1972, 3 वर्ष। तो उपयुक्त में से लॉर्ड कर्जन रहे 1899 से 1905, 7 वर्ष।
भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन ने। हिल्बर्ट बीरबल किससे संबंधित था? तो भारतीयों द्वारा। इनमें से नहीं है, जो आंसर है वही मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये था कि यूरोप के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों की अयोग्यताओं को हटाया जाना, भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, इस पर बड़ा विवाद हुआ था, ठीक है, और इसकी बड़ी आलोचना की गई थी। किसकी पदावती में महिलाओं बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिकरण किया गया? तो लॉर्ड रिपन थे ये। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था 1881 में, और 1881 में प्रथम जनगणना नियमित रूप से हुई थी। प्रथम नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 में रिपन के समय में ही, और 1881 में ही क्या हुआ था, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। और इन्होंने बच्चों के जो काम करने के घंटे थे उसको घटाकर 9 घंटे कर दिया था, 12 घंटे से घटाकर 9 घंटे कर दिया था। और 7 साल 9 वर्ष से या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 9 वर्ष था शायद, टाइम मतलब मुझे एज याद नहीं है, अभी देख लेंगे इसको। और एक और ख़ास बात, इन्हीं के समय में स्थानीय शासी संस्थाएं भी विकसित हुई थी, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में, यानी कि स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया था इन्होंने। हाँ, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दी गई थी। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगा दी गई थी, और 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे उनको प्रतिदिन 9 घंटे काम करना और महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, ठीक है। 2 है कि NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। तो केवल 2 सही है ये, क्योंकि वो तो हम देख चुके हैं। फैक्ट्री एक्ट 1881 में क्या हुआ था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर रोक लगा दी गई। 9 से 12 उम्र के जो बच्चे थे उनको केवल 9 घंटे काम करने के लिए, मतलब 7 से 12 वर्ष के उम्र के जो बच्चे थे उनको 9 घंटे काम करने के लिए बोला गया, और महीने में 4 छुट्टी की मंजूरी दी गई। तो ये नहीं था मजदूर संघ बनाने वाला सीन, नहीं था। और मजदूर आंदोलन संगठित किया था ब्रिटिश भारत में NM लोखंडे ने। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। वही कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे, 7 से 12 वर्ष के उम्र के बच्चे 9 घंटे तक काम करेंगे। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। NM लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। NM लोखंडे याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी में न केवल हथकरघा और कपड़े की मिलों में मजदूरी की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किया जाता है, बल्कि जाति और संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। NM लोखंडे ने। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो रिपन को। और 3 काम थे इनके: स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, फिर 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, फिर 1881 की नियमित जनगणना। कौन सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन है, रिटन नहीं है। ये सब आप कर लेंगे इजीली, ये कई बार हो चुका है। जो चीज़ें बार बार हो चुकी हैं उसको करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सब भी हो चुका है, ये सब आप कर लेंगे क्वेश्चन इजीली। वो टाइम वेस्ट ही है आपका भी और मेरा भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और घटा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, और सुमेलित है पूछा है तो। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1773 में आया था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे उस समय, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये गलत है। लॉर्ड वेलिजली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में स्थायी बंदोबस्त आया। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये ठीक है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगानी युद्ध, ये भी गलत है। प्रथम अफगानी तो ऑकलैंड के समय हुआ था।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। 1905 में ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण अधिनियम लेके आए थे 1904 में। 1904 क्या है? भारतीय पुरातत्व संरक्षण ऐतिहासिक इमारतें संरक्षण अधिनियम, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के समय में। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की कर्जन। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की? ये पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कब बनाया गया? 1871 में बनाया गया था, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया। 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग से विभाग बनाया। तो विभाग जो 1871 में ही बन चुका था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन की कार्यकाल 1899-5 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो प्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे? 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा नियुक्त प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक। और जॉन मार्शल क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक। और विभाग कब बनाया गया? 1871 में। तो इसलिए वो आंसर में जो है स्टार मार्क किया हुआ है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट तो लॉर्ड कर्जन के समय में ये देख चुके हैं, 1904 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ठीक है। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किससे की? गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने कहा था कि कर्जन का प्रशासन औरंगजेब के शासन जैसा है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। उन्नीस 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड कर्जन कब थे? तो 1905 तक थे, 1899 से 1905 तक। लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 12, मतलब 10 से 16। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 17 का, ये चेम्सफोर्ड सुधार याद है? तो उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लॉर्ड इरविन तो गांधी इरविन समझौता याद है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930-31 में। तो ये आप इजीली लगा लेंगे, डेट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सबकी कब कब है ये देख लीजिए। कर्जन 1899 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। 17 में आया था ना इनका चेम्सफोर्ड सुधार। और लॉर्ड इरविन 26 से 31। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का प्रयास किया, ठीक है। पूर्वी बंगाल और आसाम नाम का एक नया प्रांत बनाया गया, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं, ए और बी दोनों, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का भी प्रयास किया और पूर्वी बंगाल और असम नाम का एक प्रांत बनाया गया। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसे बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। तब बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया, ठीक है। तो प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित किया। बंगाल विभाजन से भी याद रह जाएगा। फूट डालो राज्य करो की नीति कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई। कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा
फूट डालो राज्य करो की नीति लॉर्ड कर्जन लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, ठीक है, बल्कि एक ही उद्देश्य था, एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, दूसरे नव जागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन में इसके सहायक बनूं। लॉर्ड डफरिन ने कहा था ये, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये, ओके, लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये, ठीक है। अंग्रेज शासक समस्थिति की नरम पत्तियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, इसे ख़त्म किया जा सकता है। और इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन थे। इन्होंने ही कहा था ये कि मैं इसके शांतिप्रिय निधन में इसका सहायक बनूं। और क्या कहा इन्होंने 1903 में मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। इन्हीं कामों की वजह से गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से की थी। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने में कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो ये तो अपने मिंटो थे, मतलब अपने मिंटो नहीं थे, मतलब मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो। अपने तो ये कभी नहीं रहे, ये वो लोग थे जो कभी किसी के नहीं हुए, सिर्फ अपने हुए। पूरे देश पर, पूरे विश्व पर को इन्होंने उनके संसाधनों का उपयोग किया इसी तरह से। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ये लॉर्ड रीडिंग थे। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 में थे ये, और इसके समय चोरी चोरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रोलेट एक्ट का निरसन हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 में एकमात्र यहूदी वायसराय थे। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 में। तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग्स, ठीक है, 1784 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का, वेब का सिद्धांत, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन का है 1778 में, सॉरी 1878 में, ओके। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम बेंटिंग ने किया, सिलीमैन को लगाया था, कैप्टन सिलीमैन को। एल्बर्ट बिल रिपन के समय आया था। रिंग फेंस की नीति वारन हेस्टिंग्स की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वही लिटन थे। तो ये डी आंसर होगा इसका। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ 1910 से 16 में। तो 1912 में दिल्ली हस्तांतरित हुई थी ये, 11 में बेसिकली, 12 में लागू हुआ था। ये सब आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, ये सब कई बार हो चुके हैं, इनको करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। संभलपुर, सबसे पहले देखिए सतारा सम्मिलित किया गया था वेबगत के सिद्धांत के तहत। सतारा तो 1848 में। फिर आपका जयपुर संभलपुर था, संभलने का मौका नहीं मिला, जीत लिया गया, तो फिर 1849 में। फिर अवध था 1856, झांसी था 1854, ठीक है। सतारा 1848, संभलपुर 1849, अवध 56, झांसी 54, यानी कि आंसर बी। ये देख लीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय कब हुआ था? ना, वो डलहौजी को मिला लिया गया था अपने क्षेत्र में, ठीक है। और झांसी का विलय तो 1854 में। पंजाब का विलय 1849 में। बर्मा का विलय कब हुआ था? बर्मा का वो हुआ था लास्ट में, किसके समय में? 1886 में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय में। बर्मा का विलय हुआ था। सिक्किम का देख लेते हैं।
तो बाकी डेट याद आ जाएगी। सिक्किम का हुआ था 1817 में, ठीक है। तो वही जवांगल नेपाल युद्ध हुआ था तब 1817 में। तो सिक्किम 1817, पंजाब 1849, झांसी 1854, बर्मा 1886, ठीक है। तो देख चुके हैं। इनमें से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? राय बहादुर और खान बहादुर, तो किस रायसराय काल में हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। किसके समय में हुआ था देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों जमींदारों को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियाँ, खिल्लत, भूमि अनुदान, ऋण माफी सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि थी राय बहादुर, मुस्लिमों को, पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर, ठीक है। 1859-60 से इन उपाधियों को दी जाने के साक्ष्य मिलते हैं। 1859 और 60 से। तो कौन था उस समय? कैनिंग थे ना, ठीक है। 1859-60 कैनिंग थे, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर ब्रिटिश भारत शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा। आज की क्लास हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप बार बार इस क्लास को देखते रहिए, रिपीट करते रहिए, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड लक, बाय।